गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 20th अगस्त और आज जो 6 टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं ब्रीफली एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जल्लीकट्टू का नाम आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा, कंट्रोवर्सी में भी रहता है। तमिलनाडु के अंदर एक ट्रेडिशनल एक एनिमल स्पोर्ट होता है ये, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक पर्टिकुलरली जल्लीकट्टू के बारे में नहीं है, लेकिन जल्लीकट्टी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा मल्टी डायमेंशनल वनरेबिलिटी इंडेक्स क्या है, एमवीआई, जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है। तो इसके अंदर जो आइलैंड जो नेशन होते हैं छोटे छोटे, जो कि काफ़ी वनरेबल होते हैं, चाहे आप क्लाइमेट चेंज की बात करें, चाहे आप फ्लड्स या सुनामी की बात करें, उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बात करेंगे। उसके अलावा फ्लैवी वायरसेस के बारे में एक बड़ी ही ज़बरदस्त डिस्कवरी हुई है, और अगर इसके अंदर फ्यूचर में रिसर्च होता है तो डेफिनेटली जो जैसे डेंगू, मलेरिया, ये जैपनीज़ एनसेफेलाइटिस जो होता है, बुखार होता है जैपनीज़, इनका इलाज जो है वो मिल सकता है, तो इस बारे में बात करेंगे। उसके अलावा एनवायरमेंट इकोलॉजी वाले सेक्शन से मालाबार ट्री टोड के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपार्ट फ्रॉम दैट हक्की पिक्की ट्राइब, आपने आजकल सोशल मीडिया पे, टीवी वगैरह पे, स्पेशली सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कर्नाटका से एक ट्राइब बिलोंग करती है, हक्की पिक्की, जो कि तेल बेचते हैं, जिसे आदिवासी ऑयल के नाम से आजकल जाना जाता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा बात करेंगे। उसके बाद प्रेरणा प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट का टॉपिक है, बात कर सकते हैं। चलिए जल्लीकट्टू के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये ना थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, ये बेसिकली थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्या है। देखिए, वैसे तो जल्लीकट्टू का जब भी नाम आता है ना, तो तमिलनाडु का नाम ही आता है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर ये बहुत साल पुराना, हजारों साल पुराना ट्रेडिशनल स्पोर्ट है। लेकिन वहां पे क्या हुआ, लास्ट ईयर 2023 के अंदर एक कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन वो तमिलनाडु से नहीं है, वो आंध्र प्रदेश से है। बेसिकली आंध्र प्रदेश में भी जल्लीकट्टू से मिलता जुलता एक एनिमल स्पोर्ट्स किया जाता है, और वो रेगुलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, इलीगल होता है बहुत जगह पे, एनिमल्स को टॉर्चर उसमें किया जाता है। तो हुआ ये कि आंध्र प्रदेश के अंदर जब इसको, मतलब जब लोग इसको परफॉर्म कर रहे थे, तो वहाँ के 2 बुल्स थे, और वो बुल गुस्सा हो गए और वो वहाँ से भाग गए। और वहाँ पे एक रेलवे ट्रैक होता है, और वो उस रेलवे ट्रैक पे चले गए। जब ट्रेन आई तो दोनों वो मर गए, ट्रेन से टक्कर हुई, दोनों मर गए। तो उस समय काफ़ी सेंसिटिव ये मुद्दा हो गया था। तो तब थोड़ा सा इसके बारे में तभी काफ़ी ज़्यादा बात हुई। जल्लीकट्टू, ये जल्लीकट्टू नहीं है, लेकिन जल्लीकट्टू की पॉपुलैरिटी की वजह से आंध्र प्रदेश में या थोड़ा बहुत कर्नाटका में कुछ लोग इस स्पोर्ट को भी जल्लीकट्टू के रूप में ही प्रमोट करने लगे, और इसको लोग आजकल थोड़ा बहुत जल्लीकट्टू के नाम से जानने लगे हैं। लेकिन वो वाला जल्लीकट्टू नहीं है जो कि तमिलनाडु में होता था। दोबारा से मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इस बारे में बात करें तो इसे क्या कहते हैं, इसे बेसिकली कुप्पम जल्लीकट्टू कहा जा रहा है। जो तमिलनाडु में होता है वो अलग है, ये जो कुप्पम है ना, ये अलग है, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। ये वो जल्लीकट्टू नहीं है। जो दूसरे वाला जल्लीकट्टू है जो तमिलनाडु वाला है, वो रेगुलेटेड होता है, पुलिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उसको कंडक्ट करवाता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की भी उसके ऊपर नजर रहती है। लेकिन ये जो कुप्पम जल्लीकट्टू है, इसके ऊपर किसी की कोई नजर नहीं रहती है, ठीक है। तो जो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आंध्र प्रदेश में जो कुप्पम असेंबली है कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहां पे बेसिकली इसको सेलिब्रेट किया जाता है, वहां पे इसको मनाया जाता है। इसके साथ समस्या ये है कि बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है, ठीक है, और ये ज्यादातर इलीगल ही होता है, इलीगल है इसका नेचर। जो जल्लीकट्टू होता है तमिलनाडु के अंदर, वो उसका एक पीरियड होता है, उसका एक टाइम होता है जब उसको कंडक्ट करवाया जाता है धूमधाम से, टूरिस्ट लोग आते हैं, एकदम इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है वो। लेकिन ये वाला जो होता है आंध्र प्रदेश में, क्योंकि ये रेगुलेटेड है नहीं, इसलिए साल में कभी भी हो सकता है। तो इसमें जनरली होता है क्या, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में सबको इन्फॉर्मेशन भेज दी जाती है, इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत मैसेज वैसेज कर दिए जाते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर मंथ में, इस हफ्ते में ये होगा। तो कोई दिन नहीं है, क्यों दिन क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई हिस्टोरिकल रेलेवेंस नहीं है, इस वजह से। तो ये पूरी तरह से इलीगल रहता है, साल में कभी भी हो सकता है, इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिलता है। ऑर्गेनाइजर्स सिर्फ इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं पैसा कमाने के लिए, 15 से 20 लाख रुपया एक इवेंट के अंदर ऑर्गेनाइजर कमा सकते हैं। कोई इसमें पुलिस इंटरवेंशन नहीं होती है। कैटल्स की इंजरीज वहाँ पे बड़ी आम बात होती है, कभी कभी आदमी भी वहाँ पे मर जाते हैं। तो इसमें कोई रेगुलेशन किसी तरह, तो ये एक तरह से पूरी तरह से गैम्बलिंग होता है बेसिकली, ठीक है। ये अलग स्पोर्ट है। लेकिन जो तमिलनाडु में होता है जल्लीकट्टू, वो बिल्कुल अलग स्पोर्ट है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, बुल टेमिंग स्पोर्ट होता है। हिस्टोरिकल रेलेवेंस इसका मिलता है 400 से लेके 1000 बीसी तक, इसमें रेलेवेंस मिलता है। इवन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वहाँ पे इसके कुछ कुछ एविडेंस पाए जाते हैं। तो ये तो बहुत पुराना स्पोर्ट है। जल्लीकट्टू को कुछ अलग अलग नाम से भी जाना, जैसे मंजू विरातू भी जो है इसका नाम होता है। संगम लिटरेचर के अंदर जल्लीकट्टू का जो है वो जिक्र मिलता है, उसको मेंशन किया गया है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो ये कुप्पम जल्लीकट्टू होता है,
इसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। जब भी ऑर्गेनाइजर्स को लगता है कि अभी कंडक्ट करवाना चाहिए तो करवा देते हैं जल्दी जल्दी में। लेकिन जो तमिलनाडु के अंदर जल्लीकट्टू होता है, ये आपको थर्ड डे ऑफ पोंगल तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कई बार जो इसमें सुटेबल ब्राइड ग्रूम को सर्च करने के लिए भी किया जाता है। तमिलनाडु का जो कल्चरल टूरिज्म है उसका बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है। जनरली इसमें होता क्या, जो बुल होता है, जो बैल होता है, उसको जब वो दौड़ता है तो 30 सेकंड तक जो है उसको पकड़ के रखना होता है, 15 मीटर तक। अगर आप उसको पकड़ सकते हो तो फिर आप जीत जाते हो, समथिंग लाइक दैट। उसमें भी कंट्रोवर्सी रही थी कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब ये कहा गया कि साहब इससे तो एनिमल क्रुएलिटी होती है एंड ऑल दैट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कुछ समय के लिए बैन कर दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट उस बैन के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं थी। बाद में इसको बैन किया गया, हल्का फुल्का हटाया गया, लेकिन बाद में तमिलनाडु ने खुद अपना एक कानून बनाया जल्लीकट्टू को अलाउ करने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में कहा कि चलिए ठीक है। लेकिन उसके अंदर काफ़ी चेंजेस हुए। पहले ये जल्लीकट्टू रेगुलेटेड होता नहीं था, लेकिन अब इसको रेगुलेट किया जाता है प्रॉपरली। वहाँ पे पुलिस होती है, मेडिकल स्टाफ होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले होते हैं, सब होते हैं। सबकी नज़र में इसको कंडक्ट करवाया जाता है। तो बड़ा अच्छा एक इवेंट होता है जल्लीकट्टू वाला। आपको भी अगर देखना है तो आप जाके आराम से एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स क्या है? देखिए, कुछ ऐसे आइलैंड कंट्रीज हैं, अगर आप उनकी पर कैपिटा इनकम देखोगे ना, वो बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक है। उस कॉन्टेक्स्ट में वो डेवलपिंग है, मतलब वो बहुत पुअर नहीं है, बट डेवलपिंग तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। समझ रहे हो? जैसे क्लाइमेट चेंज, ओशन का वाटर लेवल राइज होगा, सुनामी, फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, एक्सट्रीम लेवल ऑफ रेनफॉल, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। अब जैसे यहाँ पे ना किसी भी, जैसे मान लो मालदीव का एग्जांपल ही ले लीजिए, ठीक है। मालदीव की अगर पर कैपिटा इनकम देखोगे तो बहुत कम नहीं है, ठीक ठाक अपने आप को मेंटेन करता है। लेकिन अगर आप उसको क्लाइमेटोलॉजिकली देखोगे तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि मालदीव एक कोरल आइलैंड है, और जैसे ही हल्का सा ओशन का लेवल इंक्रीज होगा ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वो डूब जाएगा। तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब नहीं है, पुअर नहीं है। तो ऐसी आइलैंड कंट्रीज के लिए काफ़ी समय से, बेसिकली पिछले 20-30 सालों से डिमांड की जा रही थी कि जो यूनाइटेड नेशन है वो एक कुछ ऐसा इंडेक्स लेके आए जिससे उनकी फाइनेंशियल हेल्प हो सके। अब फाइनली एक मल्टी डायमेंशनल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को रिलीज़ किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और ये पूरी तरह से डेटा ड्रिवन होगा। तो इसमें उन्हीं जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जो मैंने आपको जैसे कि बताया, जीडीपी उनका ठीक ठाक होता है लेकिन बहुत वल्नरेबल होते हैं। अब इस इंडेक्स का यूज़ करके ये जो कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनको फाइनेंशियल एक्सेस मिल सकता है वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इन सबसे मिल सकता है। वो कहेंगे देखो साहब हम तो वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में काफ़ी नीचे हैं, हम तो बहुत वल्नरेबल हैं, है ना, तो आप हमें हेल्प करिए, हमारा एयरपोर्ट हमें बनाना है या कुछ भी करना है, आप उसमें हेल्प करिए। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं बेसिकली कंट्री को डिसाइड करने के लिए? इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, है ना, कोई ऐसी पर्टिकुलर आइलैंड कंट्री होगी जो कि अपनी बेसिक नीड्स के लिए इम्पोर्ट पे डिपेंड करती है, उसके वहाँ पे खाना प्रोड्यूस होता ही नहीं है, ठीक है, एग्रीकल्चर होता नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो इंपोर्ट के लिए, नॉर्मल सामानों के लिए भी इंपोर्ट के ऊपर आप डिपेंड करते हो, आपको मोबाइल फ़ोन लेना है, कुछ भी लेना है, आप इंपोर्ट पे डिपेंड करते हो। एक्सपोजर टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ऑब्वियसली मोस्टली आइलैंड कंट्री जो है वो वेदर इवेंट्स से तो एक्सपोज होती हैं। रिफ्यूजी सिचुएशन, डेमोग्राफिक प्रेशर, वाटर इशूज़, अरेबल लैंड वहाँ पे नहीं है, इन सब चीज़ों को, बच्चों की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है अंडर 5, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया जाता है भाई वो वल्नरेबल है कि नहीं है। तो एक इंडेक्स इशू किया जाता है, उस इंडेक्स के बेसिस पे जो 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 हमारे आईएमएफ हैं या वर्ल्ड बैंक हैं या जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं मल्टीनेशनल, वो एक पैसा उनको दे सकते हैं, फेयर तरीके से अलोकेट कर सकते हैं, इसीलिए बस इसको बनाया गया था, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फ्लैवी वायरसेस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए वायरस क्या होता है, वायरस अपने आप में डेड होता है, ठीक है, वायरस एक लिविंग एंटिटी नहीं है, वायरस डेड होता है। लेकिन ये जब ये वायरस किसी होस्ट सेल में एंट्री करता है, जैसे कोई होस्ट सेल है, ठीक है, ये होस्ट सेल है, लेट्स से इंसान का ही समझ सकते, कोई भी समझ सकते हो, लेकिन जब ये होस्ट सेल में एंट्री करता है ना, तब ये मल्टीप्लाई हो जाता है, तब इसकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। अदरवाइज वायरस सेल में एंटर करने से पहले एक डेड होता है। डेड मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये सिंगल आरएनए डीएनए होता है, इसको चाहिए होस्ट। सेम कोरोना वाला सिचुएशन है, कोई भी वायरस हो ऐसे, वो ऐसे ही बिहेव करता है, तो उसको रहने के लिए घर चाहिए सूटेबल। जब उसको कंडीशन मिल जाएगी तो वो अपने आप को
मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और इसको इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको इन्फेक्शन कर देगा, ये रहता है प्रोसीजर। ऐसे ही हमारे पास जो है फ्लैवी वायरसेस होते हैं। ये कोई एक वायरस नहीं है, वायरस की कैटेगरीज होती हैं। इन वायरस से आपको डेंगू, जीका, वेस्ट नाइल, येलो फीवर, जापानीज फीवर वगैरह वो सब होता है। तो ये जितनी बीमारी मैंने आपको बताई है ना, सब वायरस से होती हैं। ये वायरस हमारे सेल्स में एंट्री करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इन्फेक्शन करते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, ये अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, सेल के अंदर एंट्री करते हैं, एक ऐसा प्रोटीन डिस्कवर किया गया है जिसे कहते हैं इम्पोर्टिन 7। ऐसा प्रोटीन डिस्कवर किया गया है जो इस वायरस को हेल्प करता है किसी सेल के अंदर एंट्री करने में। ठीक है, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट करने में। न्यूक्लियस ही तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, ये वायरस से अंदर एंट्री कर रहा है। तो ये इन्होंने एक जबरदस्त प्रोटीन आइडेंटिफाई किया है जिसकी हेल्प से ये वायरस हमारे सेल्स में एंट्री करता है। अब अगर आपने इस प्रोटीन को चेंज कर दिया या इस प्रोटीन को कट कर दिया तो आपको बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आपके सेल में एंट्री कर ही नहीं पाएगा। यही तो बड़ी बात है, आपने उसका रास्ता ही रोक दिया तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा, सिंपल। तो ये जो फ्लैवी वायरस है, थोड़ा बहुत आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल शेप के होते हैं, 40 to 60 mm इनका जो है वो साइज होता है, बहुत छोटे होते हैं। और कई तरह का स्ट्रक्चर, ये जो प्रोटीन मैंने आपको बताया अलग तरह से स्ट्रक्चर होता है, कैप्साइड, मेम्ब्रेन, एनवेलप वगैरह, वो सब डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर होता है। जब भी हमारे होस्ट के सेल में एंट्री करते हैं, साइटोप्लाज्म में एंट्री करते हैं, तो ये रेप्लिकेट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो हमारे सेल्स के अंदर जो कुछ भी होता है, एक न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो सब रहता है, इसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये वायरस हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में भी एंट्री कर सकते हैं, कभी कभी न्यूक्लियस में भी एंट्री कर सकते हैं। जो एंट्री करते हैं तो रेप्लिकेट करते हैं, हमें बीमार कर देते हैं। तो ये जो नया वायरस जो है इन्होंने फाइंड आउट किया है, जो जो नया प्रोटीन इन्होंने वायरस के अंदर फाइंड आउट किया है, अगर आप इसको कंट्रोल कर लोगे तो डेफिनेटली आप इस बीमारी को भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे ट्रांसमिशन होता है वैसे आपको मैंने बता ही दिया है। जो एडीज, क्यूप्लेक्स मस्किटोज होते हैं, जब हमें काटते हैं तो डेंगू, वजीका, देखा, आपको मैं चीज़ बताता चलूँ कि हमें जो डेंगू फीवर या मलेरिया वगैरह है वो मच्छर से नहीं होता है। मच्छर सिर्फ एक वेक्टर होता है, मच्छर सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, मच्छर के अंदर वो जनरेट नहीं होता है, वो मच्छर खुद इन्फेक्टेड होता है। हमें जब वो काटता है, बाइट करता है, तो वो वायरस हमारी बॉडी में सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है। हमारी बॉडी के सेल्स में जब वो वायरस आ जाता है तो फिर वो रेप्लिकेट होता है और हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग है तो कोई टेंशन नहीं है, वो उसको वहीं पे डिफेंड कर सकता है हमारी बॉडी को। वीक है अगर हमारा इम्यून सिस्टम, तो फिर वो वायरस हमारी पूरी बॉडी में फैल जाता है और फिर हमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, फिर हमें दवाइयाँ लेते हैं। तो मलेरिया, जापानीज वायरस, जीका वायरस, ये ग्लोबल पेंडेमिक हैं। लेकिन इस प्रोटीन की रिसर्च के बाद शायद फ्यूचर में, अभी 2, 4, 5, 10 साल के अंदर इसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, मालाबार ट्री टोड क्या है। मालाबार ट्री टोड एक अभी रिसर्च आई है सामने जिसमें यह कहा गया है कि ये मालाबार ट्री टोड की पॉपुलेशन हो सकता है 70% से भी कम हो गई हो। देखिए, मालाबार सी टोड ना सबसे पहले 1876 में डिस्कवर किया गया था। उसके बाद ये लगभग 100 साल तक गायब रहा, किसी ने इसको देखा नहीं। फिर ये 1980 में साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला के अंदर इसको डिस्कवर किया गया और उसके बाद ये फिर बहुत साल तक गायब रहा और अभी थोड़ा बहुत कभी कभार देखने में मिलता है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गई है। आपको ये पता होना चाहिए। इस ट्री की ये जो खास बात है ना, वो क्या है? इस ट्री की खास बात ये है कि ये पेड़ों के ऊपर रहता है। जनरली जो टोड्स होते हैं वो ग्राउंड ड्वेलिंग होते हैं। इंडिया में एकमात्र एक ऐसा टोड है ये जो ट्री लिविंग है। डेंस फॉरेस्ट, जो मोएस्ट डेंस फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उनमें रहना पसंद करता है, जहां पे बहुत अच्छा खासा रेनफॉल होता है। और ये पेड़ पे रहते हैं, ए बोरियल है, मतलब ये पेड़ पे रहते हैं, इसी वजह से ये बड़े खास हैं। और इनकी पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन हो रही है, तो उस वजह से टेंशन तो है ही। IUCN के स्टेटस में इसको एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, चलिए, हक्की पिक्की ट्राइब बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आपको ये देखा ही होगा। इसमें 10-20 लोग होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं
और कोई ना कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी होती हैं जिसको प्रमोट कर रही होती हैं। अंकित मैनपुरिया ने इसको प्रमोट किया, फराह खान, आरजे नावेद वगैरह बहुत लोग इसको प्रमोट करते हैं। बेसिकली आपने पता ही होगा, आदिवासी ऑयल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर ट्राइब होती है हक्की पिक्की ट्राइब, ठीक है। और कर्नाटका में, आंध्रा में, थोड़ा बहुत गुजरात में, राजस्थान में आपको ये हक्की पिक्की ट्राइब देखने को मिलती हैं। लेकिन इनका जो अभी जो न्यूज़ में है वो इस वजह से है क्योंकि कर्नाटका के अंदर एक दो गांव हैं जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पे ये ऑयल बनाते हैं, हर्बल ऑयल टाइप का बनाया जाता है। इनकी थोड़ी अगर मैं कहानी बताता चलूँ आपको, तो ये जो हक्की पिक्की ट्राइब हैं, ये सेमी नोमैडिक ट्राइब हैं, ठीक है। ये तो एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। इनका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन हुआ करता था पहले, वो हुआ करता था बर्ड कैचिंग और हंटिंग। और सिर्फ इंडिया में नहीं, सूडान वगैरह में भी आपको देखने को मिलेंगे यही ट्राइब, वहां पे भी इंडिया से गई हुई है ये ट्राइब। सो क्योंकि इनका प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन बर्ड कैचिंग और हंटिंग हुआ करता था, बाद में सरकार ने जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बनाया, तो उसमें बर्ड कैचिंग को और हंटिंग को इलीगल कर दिया, उसको बैन कर दिया। तो उस वजह से इन ट्राइब्स को अपना ऑक्यूपेशन चेंज करना पड़ा। और अभी ये जो ट्राइब हैं वो ज़्यादातर हर्बल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व रहती हैं। और ये बहुत साल से तो अफ्रीका वगैरह में ही अपना प्रोडक्ट बेचा करते थे, या फिर लोकल जो गांव हुआ करते थे वहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचते थे, वो चलता था। इस ट्राइब की खास बात है, यूजुअली जो शेड्यूल ट्राइब होती हैं वो थोड़ी शाई नेचर की होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी शाई नहीं है, बिकॉज ये सेमी नोमैडिक हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, सोशल मीडिया खूब यूज़ करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इनके अंदर एक नेचुरल चीज़ हो गई है। उसकी वजह से अपने प्रोडक्ट को खूब ज़्यादा अभी प्रमोट भी करते हैं, हर्बल ऑयल, आदिवासी ऑयल के नाम पे। तो एक तो इनकी थोड़ी सी कहानी वो है। ये थोड़े न्यूज़ में इसीलिए भी रहे थे, लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर सूडान के अंदर जब क्राइसिस आया था, वहाँ पे जब मिलिट्री कूप वगैरह सिविल वॉर हुआ था, तो 1000 से ज़्यादा हक्की पिक्की ट्राइब के लोग जो है वो वहाँ पे फंस गए थे। तो इंडियन सरकार ने वहाँ पे इनको निकाला था ऑपरेशन कावेरी करके। तो जब ये आए वहाँ से, तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मिले, तो भाई पता चला कि ये लोग वहाँ पे हर्बल प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए जाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको सर्टिफाई करेंगे, आप ये प्रोडक्ट इंडिया में ही बेचिए, अपने लोकल बेचिए, क्योंकि इतना इफेक्टिव है ये, आप नेचुरल इसमें यूज़ करते हो सारे सारे इंग्रेडिएंट्स, आप इसको यहाँ पे करिए। उन्होंने कहा ठीक है साहब। तब से जो है सरकार के सपोर्ट में ये जो हर्बल ऑयल है वो यहाँ पे चलने लगा। और और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, 1000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसी गांव के अंदर, जो ये प्रोडक्ट अलग अलग नाम से बनाती हैं और उसको बेचती हैं, अलग अलग तरीके से प्रमोट करती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। कर्नाटका के अंदर ये जो ट्राइब है, पिछले 100 साल में थोड़ा गुजरात से, राजस्थान से लोग आए हैं। इनकी जो लैंग्वेज है वो भी बड़ी खास है, उसका नाम है वागरी, और इंडो आर्यन बेस्ड है। थोड़ा बहुत कन्नड़ा और तेलुगु भी आपको ठीक ठाक बोलते हुए दिखेंगे ये पॉपुलेशन। लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है, हक्का पक्की लैंग्वेज, जिसका वागरी लैंग्वेज ही आप कह सकते हो, ये एंडेंजर्ड है लैंग्वेज है, बहुत ही कम लोग इसको बेसिकली ओरिजिनल फॉर्म में बोलते हैं। हक्की पिक्की ट्राइब का जो जो कल्चर होता है, सोशल कल्चर होता है, वो एक्चुअली मैट्रिनिलियल होता है, ठीक है। वो पैट्रिनियल नहीं होता है। तो यानी कि जो आपका नाम होता है, सरनेम, वो मदर का सरनेम होता है, फादर का नहीं होता है। इवन शादी के बाद जो लड़का होता है, जो ग्रूम होता है, हस्बैंड होता है, वो वाइफ के घर पे जाता है और वहीं पे रहता है। जैसे हमारे यहाँ पे वाइफ जो है वो हस्बैंड के घर पे आती है। और क्लोज कजन शादियाँ यहाँ पे आराम से हो सकती हैं, कोई उसमें मतलब जो रियल ब्लड रिलेशन है वो नहीं होता, बाकी कजन्स में शादी हो जाती हैं। हिंदू फेस्टिवल्स मनाते हैं लोग, तो हिंदू धर्म को ज़्यादातर फॉलो करते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह में फ्लावर्स वगैरह, स्पाइसेस वगैरह बेचने का काम करते हैं। और थोड़ा बहुत पहले हंटिंग करते थे, अभी उसको लगभग लगभग बंद कर दिया गया है। वो थोड़ा आपको इसमें पता होना चाहिए। ये सारी फैक्चुअल्स इन्फॉर्मेशन है ट्राइब्स के बारे में। इंडिया में, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 8.6% पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब है। इंडिया में अगर इफ नंबर के हिसाब से देखें तो 62 ट्राइब्स के साथ उड़ीसा नंबर 1 पे है, जहाँ पे 62 ट्राइब्स को डिक्लेयर किया गया है। लार्जेस्ट जो ट्राइब है इंडिया में वो भील ट्राइब है, उसके बाद गोंड्स और संथाल आते हैं, ठीक। चलिए, इंडिया में ओडिशा इज द ओनली स्टेट जिसने ट्राइबल एटलस ऑफ इंडिया भी, ओडिशा भी बनाया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में इस तरह की चीज़ आपसे पूछ लेता है। चलिए, प्रेरणा प्रोग्राम क्या है? प्रेरणा प्रोग्राम बेसिकली एक वीक लॉन्ग एक प्रोग्राम है, जिसमें क्या होता है, अलग अलग स्कूल से बच्चों को इनवाइट किया जाता है। वो बच्चे वहाँ पे रहते हैं, अलग अलग तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स या डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद वापस अपने स्कूल में चले जाते हैं, अपने गाँव में या शहर में जहाँ भी जाना होता है चले जाते हैं। तो ये बेसिकली वीक लॉन्ग एक अवेयरनेस टाइप का प्रोग्राम है। तो इसमें जो PM श्री स्कूल हैं,
ठीक है। और जो प्रेरणा प्रोग्राम के अंदर में है, जो जिन्होंने पिछले साल प्रेरणा प्रोग्राम किया था, वहाँ से कुछ बच्चों को बुलाया जाता है। पीएम श्री स्कूल आपको बताता चलूँ, जैसे हमारे पास जवाहर नवोदय स्कूल होते हैं, केंद्रीय विद्यालय होते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए पीएम श्री स्कूल जो है वो बनाए गए थे। तो आइडिया ये है कि इंडिया में हम लोग 14,000 से ज़्यादा पीएम श्री स्कूल्स बनाएंगे, जो कि अलग अलग कल्चर से स्टूडेंट्स को वहाँ पे इनवाइट करेंगे, उनको पढ़ाएंगे। तो ये बेसिकली थोड़ा जवाहर नवोदय विद्यालय टाइप का रहने वाला है, उस कॉन्टेक्स्ट में वो किया जाएगा। तो अभी एक हफ्ते भर का एक विजनरी प्रेरणा प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और बच्चों को इन्वाइट किया जाएगा, अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, वो सब उनको बच्चों को दिखाया जाएगा। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में इसको दिया गया था। बेसिकली 3 मेजर आइडिया होते हैं इस पूरे वीक लॉन्ग प्रोग्राम के। हु एम आई, what is my history, what is our cultural heritage and what can I do for my country। तो जो वसुधैव कुटुंब का प्रिंसिपल है उसमें फॉलो किया जाता है। इंडिया की जो डाइवर्सिटी है, भारत की जो डाइवर्सिटी है, उसको प्रमोट यहाँ पे किया जाता है। बेसिकली एक तरह का एक अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग उनको देखने को मिलती है, क्योंकि इंडिया के अलग अलग पार्ट से स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, वही है, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। चलिए ठीक है, तो आज के टॉपिक हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।